Hello and welcome back to our channel Unique Class Chemistry Class 12 Physics Chapter number 12 Atoms chapter को हम cover कर रहे थे and from now lecture number 4 that is the final lecture of this chapter we are continuing some basic and important topics of this chapter. Number one topic is our energy level diagram. अब ये हमने पहले ही पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी तभी वो ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है. अब जो एटम के पास एनर्जी होगी वो लीस्ट होगी लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट ऑफ इट्स नियर बाय न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारे पास होते हैं दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 जो हमारे पास होते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास सबसे नियर बाय इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बिकॉज एनर्जी का हमने पहले ही फॉर्मूला कर चुका है दैट En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर और n पे हमारी पूरी एनर्जी डिपेंड करती है. तो n अब सबसे कम होगा तो एनर्जी विल बी हायर क्योंकि एनर्जी n स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर पे डिपेंड होती है. एंड फॉर दैट इफ एनर्जी इज नेगेटिव क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी चल रही है तो नेगेटिव एनर्जी में सबसे कम यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी सबसे कम होने वाली है क्योंकि नेगेटिव में एनर्जी चल रही है. नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जाती है तो एनर्जी बढ़ेगी. तो नेगेटिव में सबसे कम एनर्जी हमारे पास होने वाली है यहाँ पर when n is equal to 1. So for the absolute value of n the energy is smaller hence the energy is progressively larger in the outer orbits. जो outer orbits और आगे n is equal to 2 3 4 and beyond that energy increase होने वाली है. So the lowest energy जो सबसे लोएस्ट एनर्जी n इज इक्वल टू 1 पर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम. और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट जो हमारी होगी वह n इज इक्वल टू 1 पर सेटल डाउन होने वाली है बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपनी सबसे छोटी ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है. अब वो जो चक्कर लगा रहा है तो द रेडियस जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है बोहर रेडियस दैट इज नियर अबाउट 5.29 इंटू 10⁻11 नियर अबाउट दैट इज डिनोटेड बाय a नॉट. और एनर्जी इस स्टेट की n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 एनर्जी का फॉर्मूला लगा लीजिए 13.6 इन अपॉन n स्क्वायर n 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इज द एनर्जी ऑफ दिस ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. और therefore the minimum energy required to free और इतनी मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है नेगेटिव एनर्जी के कारण. तो सबसे कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इस +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर द प्रेडिक्शन ऑफ बोहर मॉडल इज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ बोहर मॉडल था एटम का वो काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पर जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हमारी चाहिए थी. एनर्जी में जितनी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी है उतनी अगर पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री. सो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पर ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 363 नॉट 27 point near about 34 degrees और we can say 297.3 Kelvin. हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट पर होते हैं हाइड्रोजन एटम वो एनर्जी कहाँ से रिसीव करते होंगे. एनर्जी वो वहाँ से रिसीव करते हैं व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स चारों तरफ है और एक दूसरे से कोलाइड करके वो कोलिजन से एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है बिकॉज कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होती है और कंजर्व इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. So when electrons collide, the atoms may acquire sufficient energy to raise the electron to higher energy states. इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड करेंगे एनर्जी पास करेंगे अगर इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिल जाती है देन इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होके वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है. फ्री नहीं होगा दैट इलेक्ट्रॉन विल रेज टू हायर एनर्जी स्टेट. हायर एनर्जी पर चला जाएगा यानी n इज इक्वल टू 1 पर अब नहीं रहेगा वो n इज इक्वल टू 2 पर चल जाएगा 3 पर जाएगा 4 पर जाएगा एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अब वहां पर एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम से एनर्जी के फॉर्मूले से दैट En इज इक्वल टू 13.6
अपॉन एन स्क्वायर। अब एन 1 नहीं है, एन 1 की जगह 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जो 13.6 एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट पर है वो डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज इक्वल टू -3.40 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये n इज इक्वल टू 2 पर हमारी एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी डिफरेंस हमें चाहिए, दैट E2 इज इक्वल टू E1, एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1। अब इसको माइनस करेंगे तो नियर अबाउट हमारी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर चाहिए एक्साइट करने के इलेक्ट्रॉन, तो बोहर के मॉडल से हमें ये नहीं चाहिए n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 3, वो नहीं जाएगी, 2 पर नहीं जाएगी, क्योंकि 2 पर एनर्जी का लॉस होने का चांस है इलेक्ट्रॉन का। सो द एनर्जी E3 minus E1 that is equal to 12.9 electrovolt, or to excite the hydrogen atom from its ground state to second excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2 पर है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट N3 पर है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये। और अगर इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को वापस आना है, तो इलेक्ट्रॉन वापस आने के लिए एक फोटोन एमिट करेगा, एंड देन द फोटोन and then as excitation of hydrogen atom increases, the value of minimum energy required to free the electron from the excited atom decreases, डिक्रीज होती जाएगी एज वी सी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की कम ही होती जा रही है यहाँ पर, और अल्टीमेटली एक जगह आएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी, और जहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी, देन द इलेक्ट्रॉन विल मूव आउटसाइड द एटम एंड एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्जेस में इनबैलेंस होएगा, और इनबैलेंस चार्जेस में हो जाएगा तो जो एटम है वो अनबाउंडेड हो जाएगा और आयनाइज एटम हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, तो स्टेबिलिटी कम हो गई। जैसे कि अगर एक नेगेटिव निकला है तो पॉजिटिव बढ़ गए, तो जो एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज कर लेगा। जैसे अगर Na है तो Na में से हमने आयनाइजेशन करी Na की, तो Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na पॉजिटिव, एंड अगर Na में से एक पॉजिटिव निकला तो Na नेगेटिव, दैट इज द आयनाइजेशन। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो H हाइड्रोजन भी एक अनबाउंडेड आयनाइजेशन एटम बन जाएगा। और ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है कि एनर्जी कैसे बढ़ेगी, कहाँ पर उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, कहाँ पर उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड होकर इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा। और ये सारी है स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर जो रेडियस है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल चुका है, कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज एट रेस्ट। क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम में जब जीरो के आसपास आने लगे तो देखिए कैसे लाइंस यहाँ पे कम क्लोजर होती जा रही हैं, लाइनें पास आती जा रही हैं एज एन इंक्रीजेस। So our next topic is the line spectra of hydrogen atom. So that is the next concept, line spectra of hydrogen atom. एनर्जी डायग्राम वही है, बस इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। एनर्जी डायग्राम में अब एनर्जी अगर हमने निकालनी है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स तो हम माइनस करेंगे। अब माइनस करते करते हमारे पास जो वेवलेंथ आएंगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का अगर कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन में वेवलेंथ में हमने स्पेक्ट्रल सीरीज करी हुई है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में कुछ ऐसी एन जो एन का डिफरेंस होता था उसमें, तो एन के डिफरेंस से सीरीज चेंज होती थी। तो सीरीज अब हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी सीरीज फॉल होती हैं। तो देन अब ये पहली सीरीज जो हमारे पास आएगी दैट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज यूवी के लिए ये वैलिड होती थी लाइमन सीरीज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है डायरेक्टली लिंक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 डायरेक्टली लिंक है। अब आते हैं बाल्मर सीरीज में। बाल्मर सीरीज में विजिबल रेज थी, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड देन सो ऑन एनर्जीज थी वहाँ पर। एंड देन पार्शियल सीरीज में हमारे पास थी, क्योंकि पार्शियल सीरीज इंफ्रारेड के लिए वैलिड है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड के लिए वैलिड है। सो जो हमारे पास पार्शियल सीरीज में था वो था n इज इक्वल टू 4, 5 एंड सो ऑन 6, 7, और जो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज में थी वो थी n इज इक्वल टू
7 8 6 7 8 एंड देन सो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आगे बढ़ती सीरीज में हमें यहाँ पर सीरीज का एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलेगा। एनर्जी डायरेक्टली लिंक टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लिंक टू वेवलेंथ। अब बोहर के थर्ड पोस्टुलेट, क्योंकि यहाँ पर बोहर का थर्ड पोस्टुलेट मायने रखता है, एनर्जी का काम है तो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट काम आएगा। अब बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता था कि एनर्जी जो है जो एनर्जी अगर एक एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिस्ट करना चाहता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जहाँ पर एनर्जी का खर्चा नहीं हो। अब जहाँ पर एनर्जी का खर्चा नहीं हो वहाँ से एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना चाहता है, अगर उसका मन नहीं है वहाँ पर और वो वापस आना चाहता है सो वो आ सकता है, लेकिन उसके आने का एक कंपैरिजन है, इसके आने का एक कंपनसेशन है कि उसको एक फोटोन अपने में से एमिट करना पड़ेगा और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी द एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड दैट द एनर्जी दैट कम्स विद द एनर्जी ऑफ जो ऑर्बिट से जिससे निकला है माइनस द एनर्जी ऑर्बिट जिसमें आएगा। So that is the main point that comes from Bohr third postulate. अब उसका फॉर्मूला दैट h mu उसके पास एनर्जी है, एक फोटोन के पास h is the Planck's constant and v is the frequency। तो फोटोन की एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल के इक्वल रख देंगे। सो फ्रॉम प्रीवियस फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न दैट h mu इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू me क्वाड अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। h यहाँ पर क्यूब है, बताएंगे किस लिए h यहाँ पर क्यूब है, बिकॉज इस फॉर्मूले से h का कंपेंसेशन आएगा। एनर्जी का लिंक है तो n तो वेरी करेगा, अब n वेरी करेगा तो 1/n, क्योंकि n डायरेक्टली नीचे होता है तो n वेरी करेगा, n स्क्वायर वेरी करेगा, तो 1/n फाइनल का स्क्वायर जहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस n इनिशियल का स्क्वायर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब h म्यू को हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन द वेवलेंथ इज इक्वल टू एम ई क्वाड अपॉन देन इन अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड इनटू 1/nf का स्क्वायर माइनस ni का स्क्वायर। nf और ni यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है हमारे पास, जो यहाँ n स्क्वायर आता था अब यहाँ पर 1/ni में जिसको डिनोट हम कर रहे हैं। अब इसके आगे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज, अब क्योंकि h और c को हमने इधर पहुंचा दिया, इसके बाद 1/वेवलेंथ दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू m e क्वाड अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, बिकॉज अब इधर का भी h इधर आ गया तो h क्यूब एंड देन इनटू c इनटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। अब ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास बनती है, दिस मच वैल्यू इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ये पूरी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट होती है और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है r इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बार्मर। बार्मर ने जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया था उसमें r की वैल्यू इसके काफ़ी पास थी। अब उसमें जो r की वैल्यू थी दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यूज काफ़ी आसपास मिलती थी। तो यहाँ पर जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था, ये भी बार्मर की जो थ्योरीज थी उसे काफ़ी लेना देना उसका रहता था। अब जो बार्मर की जो कंक्लूजन थे उसमें ये वैल्यू आई थी और जो तो यहाँ पर उस बात की वैलिडिटी मिल गई, क्योंकि बोहर का जो आई थी रेडबर्ग कांस्टेंट दैट इज वेरी क्लोज टू द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बार्मर। तो यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि जो बार्मर का फार्मूला था और जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था, ये जो पोस्टुलेट बोहर ने दिए थे उसकी वैलिडिटी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और जो इनकी थ्योरेटिकल एनालिसिस थी उसकी वैल्यूज सेम आने लगी। इसकी वजह से बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसकी वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डी ब्रॉगली कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस थ्योरी में डी ब्रॉगली का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था कि डी ब्रॉगली ने पिछले चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक मूव कर रहा है तो उसके साथ कुछ वेव्स भी मूव करेंगी, जो उस वेव जो मूव करेंगी वो इलेक्ट्रॉन का मोशन डिसाइड करेंगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंड दैट वेव्स आर नोन एज द
मैटर वेव्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर प्रेजेंस दिख गया तो डी ब्रॉगली भी अपनी थ्योरीज देंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मैटर वेव्स के बारे में कुछ हमें जानकारी दी। तो डी ब्रॉगली ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि मैटर, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के पास वेव नेचर होना चाहिए, और वेव नेचर इलेक्ट्रॉन में घूमते हुए ये शो करेगा, और सारे बोहर के मॉड्यूल या जो पहले मॉडल हैं उनको फॉलो करता हुआ ये अपना वेव नेचर भी शो करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ये इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है वो ऑर्बिट्स में मूव करते करते अपना वेव नेचर भी शो करेगा। अब बात उठी बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से, क्योंकि उनको लगा कि बोहर का सेकंड पोस्टुलेट काफ़ी पजलिंग है, क्योंकि बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिलेक्टिव ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए। अब बात यहाँ उठी कि ये सिर्फ nh/2π या h/2π में ही क्यों इंटीग्रल मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इस पजल को 1923 10 साल बोहर के जब ये मॉडल आया था, बोहर ने अपने जो पोस्टुलेट दिए थे उसके 10 साल बाद इन 1923 जो चैप्टर इन द थ्योरी, इस थ्योरी में डी ब्रॉगली ने अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। ये जो थ्योरी स्टार्ट हुई ये स्टैंडिंग वेव्स से स्टार्ट हुई। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? स्टैंडिंग वेव्स के लिए अगर एक एग्जांपल लें, हम एक रोप लें, क्योंकि पार्टिकल्स की वेव भी एक टाइप की स्टैंडिंग वेव्स ही होंगी, आगे जाकर पता लगेगा। और पार्टिकल्स की वेव का स्टैंडिंग वेव्स है, तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, लेट अस लुक आउट दैट। इफ वी टेक अ रोप, अगर एक रोप लें और उसको दो नॉट्स, दो एंड से बांध दें और उसको प्लग कर दें, हम प्लग का मतलब पकड़ के अगर खींच दें, तो उसकी जो वेव्स अगर बनती है, क्योंकि वेव्स के पास, क्योंकि इन वेव्स स्टैंडिंग वेव्स के पास एनर्जी एक ही जगह स्टेबल रहेगी, एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो आगे बढ़ती है, जैसे कि वेव्स में जो होता था कि वेव्स में एनर्जी आगे बढ़ती है, यहाँ पर एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता, तो स्टैंडिंग वेव्स बनाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है कि एक ही जगह जो वेव्स ट्रैवल करती रहेगी, स्टैंडिंग वेव। और यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव है ये इसी रोप की लेंथ होगी, और इसी रोप की लेंथ, लेट अस सपोज रोप की लेंथ L है, तो L, और जो ये प्रोग्रेसिव वेव्स यहाँ पर आई हैं दैट इज लैम्डा। तो L इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लैम्डा। यहाँ से बात आई कि जो ओनली दोज wavelength survives which have nodes at the end and from the standing waves in the string। वही वेव सर्वाइव करेंगे जिसके एंड्स पर नोड्स आएंगे, यानी कि ये नोड्स एंड पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम कहेंगे नोड्स। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको वैकेंट स्पेस को भी हम नोड्स कहते हैं। It means that the string standing waves are formed when the total distance traveled by wave down the string and wave is back one wavelength, two wavelength और an integral number of wavelength। मतलब जो L है, L में जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ जाएंगी और जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ आएंगी दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द, जो प्लग करेंगे हम और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक पूरा ये लैम्डा और जो वापस आने में लैम्डा दैट इज 2 लैम्डा। ये तो बताने के लिए था कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, L इज इक्वल टू लैम्डा। अगर एक ही वेव गई है तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो L इज इक्वल टू 2 लैम्डा यहाँ पर हमारे पास बनेगा, एंड 2 लैम्डा या 1 लैम्डा यहाँ पर हमारे पास है, तो L जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो L इज इक्वल टू n लैम्डा, तो ये n लैम्डा पर डिपेंड करेगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पर डिपेंड करेगा। With the other wavelength interfere with themselves upon reflection and their amplitude quickly drop to zero for an electron moving। क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है दैट इज न्यूक्लियस, और ये पाथ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएगा। और अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका पास सर्कुलर है, तो सर्कुलर का हमारे पास सर्कमफ्रेंस जितना होगा वही पाथ होगा, L इज द पाथ,
वही पाथ होगा। अब वो पाथ क्या है, दैट पाथ इज 2πr, नन अदर लेस दैट इज 2πr। और n इसलिए लगाया क्योंकि nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा दैट इज द ऑर्बिट, एंड दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद n लैम्डा। अब n कुछ भी हो सकता है हमारे पास, n विद डायरेक्टली लिंक विद 1, 2 और 3। जो टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करेगा दैट इज इक्वल टू 2πrn। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लेंथ उतनी ही इलेक्ट्रॉन कवर करने वाला है। स्टैंडिंग वेव में इलेक्ट्रॉन अब चलने वाला है, तो स्टैंडिंग वेव में इतनी लेंथ, और ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट path. And from previous chapter we have learned that lambda is equal to h upon p। h प्लैंक्स कांस्टेंट और p मोमेंटम है, तो इसी फॉर्मूला को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2πrn इज इक्वल टू nh अपॉन p। और p मोमेंटम है तो मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा p इज इक्वल टू mv, और इसी फॉर्मूले की जगह दैट कॉल्ड 2πrn इज इक्वल टू nh अपॉन mv। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे nh अपॉन mv के साथ। और अगर इसी फॉर्मूला को हम रीएडजस्ट करें तो दैट विल गिव अस mv को अगर उधर पहुंचा दें तो mv दैट विल गिव अस mvrn इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, एंड दैट इज none other less that is called the Bohr second postulate। सो यहाँ पर डी ब्रॉगली ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसका जो हमें प्रूफ मिला वो 10 या 12 साल के बाद जाकर मिला कि बोहर जो दे गए थे, बोहर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया, सेकंड पोस्टुलेट जो दिया वो बिल्कुल सही दिया था। और जो डी ब्रॉगली ने आगे रिलेशन दिया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो बात भी आगे जाके कहीं ना कहीं प्रूफ हुई इस थ्योरी के साथ। और यहाँ पर mvrn दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ये L ही है, एंगुलर मोमेंटम ही है ये भी। तो L इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यहाँ से हमारे सामने दोबारा पिक्चर में आता है कि बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है उससे डी ब्रॉगली के कंट्रीब्यूशन में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि डी ब्रॉगली का कंट्रीब्यूशन भी बोहर के पोस्टुलेट के साथ ही चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो वेव नेचर भी शो करेगा एज वेल एज वो बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को भी फॉलो करेगा। तो अगर हम इस बात को सपोर्ट करें कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो करता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए। अगर वो स्टैंडिंग वेव में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विल लुक लाइक दिस, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है तो ऐसे स्टैंडिंग वेव में अगर चलता है तो कुछ इस तरह का डायग्राम आना चाहिए। स्टैंडिंग वेव इज शोन ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेयर 4 डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिट इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, ज़्यादा है, तो यहाँ कुल टोटल 6 वेवलेंथ फिट हो रहे हैं इस ऑर्बिट में। अब जो हमारे पास डी ब्रॉगली का जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर वेव नेचर में, डी ब्रॉगली ने ये तो करके दिखा दिया कि बोहर मॉडल कि जो सेकंड पोस्टुलेट है बोहर का वो वैलिड है, और वो इस मॉडल से लिंक करता है कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो मैटर वेव्स उसको कंट्रोल करेंगे। तो यही मैटर वेव्स हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अब नहीं पता चल सकता, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं पता चल सकता। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी नहीं पता चल सकता एक टाइम पे, क्योंकि हेजनबर्ग बता गए थे कि जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की और मोमेंटम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक सर्टेन टाइम पर नहीं हम पता लगा सकते, वो हमें कुछ समय के डिफरेंस पर पता लगने वाला है। सो अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं जो बोहर की थ्योरी में निकले थे। बोहर ने काफ़ी कुछ, सो फ्यू टर्म्स आर इन फेवर ऑफ बोहर, दैट इज जहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज जो सेम आ रही थी वो हमारे लिए इन फेवर था। जहाँ पर स्पेक्ट्रल सीरीज अभी शो हो रही थी, लाइमन सीरीज, बार्मन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वो जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम में लाइन स्पेक्ट्रम आया था हाइड्रोजन के लिए वो इन फेवर था। अब जो हमारे पास लिमिटेशंस है या कहें तो ड्रॉबैक्स हैं बोहर मॉडल के,
दैट इज द बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है, इसलिए उसके लिए सबसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं हुई। अब जो आगे एटम्स आते हैं हमारे पास, वो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 2, 3, 4, आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स सच एज इन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो बोहर की जो पोस्टुलेट्स हैं ये वैलिड नहीं होंगे। सिंपलेस्ट एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो उसके लिए तो वैलिड है। एनालिसिस जो एटम की है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाज अटेम्प्टेड ऑन द लाइंस ऑफ बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम डज नॉट मेक एनी सक्सेस। अगर हाइड्रोजन से और कोई एटम आता है, यानी कि बियॉन्ड हाइड्रोजन आता है, तो हमारे पास इस बोहर पोस्टुलेट की कोई भी सक्सेस पाने की उम्मीद नहीं होगी। Difficulty lies in the fact that each electron interact not only with the positively charged nucleus but also with other electrons. Then next point, the formulation of Bohr model includes with electrical forces between positively charged nucleus and electron, क्योंकि उन दोनों की फोर्स के बीच ही बोहर का पोस्टुलेट रह गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की फोर्स के लिए। जबकि इलेक्ट्रॉन की फोर्स तो कहीं जिक्र हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक लिया था वहाँ पर हाइड्रोजन में, तो वहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। मल्टी इलेक्ट्रॉन जहाँ आ जाए उसकी बात नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाइल बोहर मॉडल correctly predicts the frequency of light emitted by hydrogenic atom, the model is unable to explain the relative intensity of the frequency in the spectrum. बोहर मॉडल ने ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो एमिट करेगा हाइड्रोजन लाइक एटम वो प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन मॉडल ने ये नहीं बताया, बोहर मॉडल ने ये नहीं बताया कि रिलेटिव इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी होगी इन द स्पेक्ट्रम वो कैसी होने वाली है। इन एमिशन स्पेक्ट्रम जो विजिबल फ्रीक्वेंसी थी वीक इंटेंसिटी की और अदर इंटेंसिटी स्ट्रांग थी, ये भी नहीं पता चला, क्योंकि कुछ की इंटेंसिटी स्ट्रांग थी, कुछ की वीक थी, तो ये भी नहीं पता चला कि वो डिफरेंस किस वजह से आया था। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिपिक्ट दैट सम ट्रांजिशन आर मोर फेवर्ड देन अदर। ये भी शो हुआ था कि एक्सपेरिमेंटल ट्रांजिशन में जो किया था कि कहीं ट्रांजिशन जो है वो फेवर में थी और कहीं नहीं थी। बोहर मॉडल इज अनेबल टू द इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी अगर वेरी करेगी तो बोहर मॉडल उसको भी डिस्क्राइब करने में अनसक्सेसफुल रहा। तो बोहर मॉडल ने एक एलिगेंट पिक्चर प्रेजेंट करी एटम की, बट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स एटम। सिंपल एटम हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजनिक एटम के लिए ये वैलिड था। अगर कॉम्प्लेक्स एटम आते हैं तो ये मॉडल अनेबल टू वैलिडेट, इसकी वैलिडिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर कॉम्प्लेक्स एटम आते हैं। कॉम्प्लेक्स एटम वी यूज the new and radical theory based on quantum mechanics which provide a more complete picture of atomic structure. बाकी चीज़ के लिए अगर कॉम्प्लेक्स एटम्स आते हैं तो हमें क्वांटम थ्योरी अपनानी पड़ेगी। So that's all for the chapter. The chapter is completed and that 12th chapter will be related with a huge contribution how atoms come into the life of a day to day रेगुलर लाइफ। एटम्स का जनरेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से एटम का प्रोडक्शन शुरू हुआ। So that's summarize the whole chapter and I hope you all will understand the topics covered in this whole chapter. That one chapter is a complete package for marks, near about 6 to 7 marks you can score from this chapter. And that's all for today. Thank you so much and have a nice